अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 8 सितंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली उन 7 स्टॉक्स को कवर करेगी जो मुझे लगता है आने वाले 12 महीनों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल गेन दे जाएगा। अ, और ये आज की प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद, काफ़ी सारे लोग इस तरह से पूछते हैं कोई ऐसे स्टॉक बताएं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हों। सबसे पहले तो एक क्लियर मैसेज, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की अनस्टेबल पॉलिसीज है ना, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो आपको जो मैक्सिमम अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, मैं समझता हूँ 12 महीने से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। और अगर करते हैं तो कंटिन्यूसली रिविजिट करें अपनी डिसीजन को, मतलब वॉच आउट करते रहें हर 12 महीने के एंड पे कि आपका स्टॉक अभी भी कंपनी और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज करेक्ट डिसीजन था या नहीं, ये आपको रिविजिट करना चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने पिछले 1 साल पहले लास्ट ईयर मैंने इस पे प्रेजेंटेशन बनाई थी इसी तरह के स्टॉक्स पे, जिसमें मैंने जिक्र किया था ये शो स्टॉक ऐसे हैं जो आप खरीद लें 12 मंथ में अच्छे रहेंगे। ये बेसिकली मैंने प्रेजेंटेशन पिछले जून 30 जुलाई को बनाई थी पिछले साल, और उन स्टॉक को जिक्र किया था जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हपको भी है, पोल भी है। और इसमें मैंने रेंजेस बताए थे कि इस रेंज में है अभी फिलहाल और इस रेंज में बाय करना चाहिए। तो खैर, ये सब चीज़ें तो एक जगह। तो आज की प्रेजेंटेशन लेके चलते हैं इंशाल्लाह, उस पिछली प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए कंटिन्यू करेंगे नई प्रेजेंटेशन पे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अब सबसे पहले जो शेयर आज का हमारा है, जो हब पावर कंपनी लिमिटेड। जो हब पावर कंपनी लिमिटेड, मुझे क्या लगता है आने वाले 12 मंथ्स में मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल अपसाइड का चांसेस है। कितना अब जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाजमी इसके चांसेस है। जब मैंने लास्ट जुलाई में इस पे वीडियो बनाई थी तो 87 का था, तब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी 120 130 पे जाना चाहिए, और आज 150 पे है। मैं समझता हूँ मजीद ऊपर जाएगा। इसकी एक बेसिक वजह एक तो ये कि इसकी डाइवर्सिफाइड एनर्जी पोर्टफोलियो, मतलब ये जो कोल के कोल के अलावा एलएनजी को भी यूज़ करता है, डिफरेंट फ्यूल को यूज़ करता है अपनी उसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, जिसकी वजह से इसको ये होता है कि इसकी कॉस्ट कम होती है और इसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट है सबसे बड़ी आईपीवी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट होगा हर लिहाज से। अभी हम सुन रहे थे गवर्नमेंट आईपीपी के गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया कि आईपी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, कुछ कुछ आईपीवीज के इमीडिएटली और कुछ आईपीवीज के आफ्टर सम टाइम। हपको का नाम आफ्टर 5 ईयर था। तो मैं समझता हूँ कि इन 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 दिस इन केस ऑफ हपको ये बड़ा रेयर है ऐसा कुछ हो। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलेंट है सो फार। आप देख सकते हैं मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी रिसेंटली, मैं उसके लिंक डाल दूंगा। तो प्रॉफिट एक्सेलेंट है, डिविडेंड यील्ड 20% है, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस शेयर। फिर एसेट इसके तकरीबन डबल है इसकी लाइबिलिटी के, जो कि अनदर वेरी गुड इंडिकेटर है कि टू एसेट इनटू वन लाइबिलिटी। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आखिरी में इस साल इसने ऑटो सेक्टर के हवाले से इसने एंट्री ली, इस तरह एंट्री ली कि इसकी एक सब्सिडरी है, उसने BYD जापान के साथ मिलके, BYD चाइना है जापान, आई थिंक चाइना की कंपनी है, उसके साथ मिलके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का, सो ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है। तो मैं समझता हूँ जब ऑटो सेक्टर में भी एंट्री ली तो एक पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। तो इट लुक लाइक कि गवर्नमेंट कंपनी में पोटेंशियल है। और आखिरी चीज़ में मिस आउट किया, हमें लिखी नहीं, इसकी अदर इनकम बहुत अच्छी है, मतलब अदर इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट्स ऑल्सो ऑल अनदर पॉजिटिव इंडिकेटर। किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, सिंपल सवाल भाई। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, ऊपर जाएगी इस शेयर से, तो अब आप डिप पे, जितने जब जब डिप मिले आप बाय करें। एक चीज़, अब लोग पूछे भाई इस शेयर पे प्राइस बताएं, ये इस प्राइस पे बाय करें नीचे बाय करें, भाई सीधी सीधी बात है। कंपनी 153 पे करंटली ट्रेड कर रही है, इससे ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट ही है। जब इससे ऊपर जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इसके दौरान ये प्राइस या इससे थोड़ा सा डिप मारे, मजीद डिप मारे, तो बाय ऑल दोज डिप्स। अगर इसकी डिविडेंड इंटाइटलमेंट नियर बाय है तो मैं बोलूंगा पोस्ट डिविडेंड इसको बाय करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL। जब POL पे मैंने जब बनाई थी, आई थिंक 410 रुपए का शेयर था, ठीक है। उस वक्त मेरी प्रिडिक्शन, एनालिस्ट की प्रिडिक्शन थी 530 540 इस तरह हुआ था। मेरी प्रिडिक्शन थी 500 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो कि जून तक गया भी नहीं, 12 मंथ की थी। लेकिन अब मेरा व्यू ये 582 पे खड़ा हुआ है। तो मैं क्या समझता हूँ कहाँ है। अच्छा, 582 पे खड़ा है, इसकी बुक क्लोजर मेरा ख्याल है आने वाले हफ्ते में इसकी बुक क्लोजर पीरियड है, जिसकी वजह से 70 रुपये का जो उसने डिविडेंड दिया है, तो ये बुक क्लोजर के बाद 70 रुपये नीचे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 520 30 पे आप पहुंच जाएगा वापस। मैं समझता हूँ उस प्राइस पे बाय करना चाहिए।
और जैसे ही बुक क्लोजर हो जाए तो आप उसको बाय कर लें फॉर लॉन्ग टर्म। एक चीज मैं याद दे रहा हूँ इसके, ऑब्वियसली मैंने रीजन तो लिखे हैं कि इसका सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे, पे आउट अच्छे, डिविडेंड अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं याद दे रहा हूँ, मारी पेट्रोलियम इसका लिंक है और उसका मैं बोल सकता हूँ कॉम्पिटिटर भी है। तो मारी पेट्रोलियम ने अपने बोनस और बायबैक अनाउंस किए है, सॉरी बोनस शेयर्स अनाउंस किए। तो जब इसका बोनस आ जाएगा तो मारी और इसकी प्राइस में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट नजर आ सकती है। तो उसको माइंड में रखें। मैं समझता हूँ इसको 500 की रेंज में लेना चाहिए फिलहाल। और अगर कोई फिलहाल पोस्ट पोस्ट डिविडेंड के बाद भी आपको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना है तो ले सकते हैं। इस प्राइस पे मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता, सीधी बात है। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली कमा सकते हैं इस प्राइस पे जब तक बुक क्लोजर नहीं होती। लेकिन इस प्राइस पे फिलहाल मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो आफ्टर बुक क्लोजर आप इसको 70 रुपये का जब हिट आएगा तब आप ले सकते हैं। मैं समझता हूँ दैट विल बी एक्सीलेंट एंट्री पॉइंट। ओ जी फर्टिलाइजर, अच्छा फर्टिलाइजर का मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, 92 93 पे था आई थिंक। तो तब बनाया था मैंने। अब मैं समझता हूँ अभी भी दिस इज इन अ गुड पोजीशन टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन इसमें गेन इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता जितना मुझे दूसरे सेक्टर में नजर आता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर हाईली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी गैस। ठीक है। पाकिस्तान में गैस और इलेक्ट्रिस दोनों ही महंगी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई स्टेप नहीं ले रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी या गैस कम हो, कि कॉस्ट कम हो, सॉरी, और लोगों को, इंडस्ट्री को लो कॉस्ट पे मिले। ऐसा कोई भी स्टेप नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से इस सेक्टर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इसका ब्राइट फ्यूचर नहीं लगता। लेकिन स्टिल इन दिस प्राइस जो कंपनी ट्रेड करे, आई थिंक 140 83 पे ट्रेड करे, मैं इसका प्राइस चार्ट लगाना भूल गया। लेकिन आई थिंक लाइक 183 पे ट्रेड कर, ये इसमें पोटेंशियल है फॉर अपसाइड। प्लस ये अच्छा डिविडेंड भी देता है। इस कंपनी की अच्छी बात बताऊं, ये इसका जो ओनर है फौजी फाउंडेशन, इसको डिविडेंड दे, इसको उसका ऑपरेशन ही इन कंपनियों से चल रहा है। तो वो डिमांड करता है इन कंपनियों से डिविडेंड ही। तो जो उसके नॉर्मल शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर जैसे हम जैसे लोग, उनको भी डेफिनेटली उस डिविडेंड की वजह से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस वजह से समझता हूँ कि डिविडेंड के हवाले से बड़ा अच्छा शेयर है। प्राइस में थोड़ा बहुत गेन दे जाएगा लेकिन डिविडेंड आपको अच्छा दे जाएगा। तो इसका अगर कोई डिप मारता है तो लाजमी इसको बाय करे फॉर लॉन्ग टर्म। हर हर क्वार्टर पे बाय द वे ये डिविडेंड देता है, विच इज ऑल्सो गुड इंडिकेटर। आपको इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न मिल ही जाएगी। नेक्स्ट हमारा है एंग्रो कॉर्पोरेशन। अच्छा, एंग्रो कॉर्पोरेशन क्यों हम बाय करें भाई? जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी 250 की थी, अभी 319 से ज़्यादा, तकरीबन 70 रुपये का बेनिफिट हुआ है। अगर हम इसको प्राइस टर्म में निकालें, 70 रुपये प्लस 250, 70 रुपये डिवाइडेड 250, तो 28% ही इंक्रीज किया है। तो अब कुछ क्यों इसको हम बाय करें? पहली बात, सबसे पहली बात तो इसको हम बाय इसलिए करें क्योंकि ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में। प्लस इस कंपनी का काम ही ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह करना कि इसको रिटर्न बहुत ज़्यादा है। और ये कंपनी हर उस सेक्टर में इसकी इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, मिसाल के तौर पे ये कोल से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, मोबाइल टावर्स, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के सेक्टर्स में जब पाकिस्तान की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करे तो वो डेफिनेटली चलनी चलनी। ठीक है, उनकी सबसे इसकी सब्सिडीज तो इसको भी इवेंचुअली डिविडेंड और रिटर्न मिलेगा ही। तो इस हिसाब से मैं इसको समझता हूँ इस पर रखनी चाहिए। अच्छा, मैंने इससे पहले फौजी फर्टिलाइजर किया, एंग्रो फर्टिलाइजर नहीं किया। इसकी वजह ये फौजी फर्टिलाइजर, अगर मेरा एंग्रो कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिकली मेरी फौजी एंग्रो फर्टिलाइजर में भी हो गया कि इसकी सब्सिडरी है। तो इसलिए मैंने नहीं किया, एक चीज़। और दूसरी वजह ये फौजी फर्टिलाइजर मुझे थोड़ा बेहतर लगता है इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन ऑल दिस थिंग्स। कि क्योंकि इसका नाम के साथ आप समझ सकते हैं कि नाम के साथ ये सल्फात जुड़ा हुआ है जो उसको एज देगा। बाकी एग्रो कॉर्पोरेशन वापस आता हूँ तो इसके इस पे प्राइस एनालिस्ट के प्राइस टारगेट ये है कि भाई 430 से 490 जाएगा 2025 के एंड तक, जो कि अभी तक मुझे नज़र नहीं आता जाने का चांसेस। लेकिन आई फील लाइक स्टिल बाय ऑल, डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा शेयर है। एट द एंड ऑफ 12 मंथ आपको डिविडेंड की मानने में बड़ा अच्छा रिटर्न दे जाएगा। नेक्स्ट, फैसल बैंक। अच्छा, फैसल पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मीज़ान बैंक को इंक्लूड किया था पिछले साल। इस बार मैंने मीज़ान बैंक को हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा मीज़ान बैंक भी ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन इतना नहीं जाएगा जितना फैसल बैंक जाने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों? फैसल बैंक में मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। लेकिन हाई लेवल पे मैं अगर लिखूं कि इसके 2022 में ये फुल फ्लैज इस्लामिक कन्वर्ट हो गया। और अब मीज़ान बैंक के बाद आई थिंक इस्लामिक बैंक में थोड़ा सा बेहतर और बड़ा ऑपरेशन कह सकता हूँ मैं इसको। बाकी करंटली ग्रोइंग फेज में है, जो भी कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है तो जो ग्रो हो जाएगी
तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू तब सही आएगी। तो अभी ग्रोइंग फेज की वैल्यू है, ग्रो हो जाएगी तो आपको नजर आ जाएगा इसकी वैल्यू। मैं समझता हूँ 60 रुपये ईजिली जा सकता है। 60 रुपये का अगर आप मतलब है, अगर आज के 47 का रेट है और 60 रुपये मतलब 13, तो 27-28% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, प्लस इसका डिविडेंड भी देगा। और सर मैं 60 रुपये बहुत ज़्यादा लेस बोलते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक होकर बताया, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस साल के एंड तक, नेक्स्ट 12 मंथ तक भी 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो वेल एंड गुड, हमारी इन्वेस्टमेंट में मैं तो सजेस्ट करता हूँ बाइट। अच्छा, अब इसको बाय कब करना चाहिए? फिलहाल ये एक्स डी हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम दे सकते हैं 2 रुपये या 4 रुपये डिविडेंड दिया था, 2 रुपये दिया था शायद। तो एक्स डिविडेंड हुआ है तो इस वजह से इसकी वैल्यू गिरी है। अब इसको बाय कब करना चाहिए? भाई सीधी सीधी बात है, बैंकिंग कंपनी है तो बाय तब करो जब बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिडक्शन आएगा, आई थिंक मिड टू सितंबर या 12 सितंबर, कुछ कोई बोल रहा था। जब भी आता है इसी सितंबर की एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन 1 to 1.5% गिर सकता है। मतलब 1 से 1.5% गिर सकता है, या 150 बेसिस पॉइंट गिर सकता है इंटरेस्ट रेट। जैसे ही गिरेगा तमाम बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव में चले जाएगा, कीप इन माइंड, क्योंकि बैंकिंग के लिए नेगेटिव है। लेकिन वो पॉइंट मैं समझता हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग बाइंग, तो उसका वेट करके आपने बाय करना है फैसल बैंक। स्टिल अट्रैक्टिव प्राइस पे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उसका वेट करें तो बेहतर होगा। ये मेरा व्यू है। बाकी नेक्स्ट अगर शेयर पे आते हैं, इसकी मैं डिटेल वीडियो वैसे बनाई थी 2-3 दिन पहले, आप देख सकते हैं, लिंक डाल दूंगा। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, एमटीएल के बारे में भाई ये हिसाब किताब है। एमटीएल मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, ऑटोमोबाइल असेंबली का। ऑटोमोबाइल तो नहीं बोलूंगा, ट्रैक्टर असेंबली का। और मैन्युफैक्चर भी करता है, असेंबल भी करता है पार्ट्स मंगा के। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारी होल्डिंग होनी चाहिए। पिछले अगर आप 10 साल उठा लें, इसने कंटिन्यूसली रिटर्न दिया है बोनस या डिविडेंड की शक्ल पे, विच इज़ वेरी गुड, शेयर होल्डर्स को भी दे रहा है। करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएं तो बड़े अच्छे हैं, और इसकी मेरे ख्याल बोर्ड मीटिंग कर ले, तो मैं समझता हूँ हमें इमीडिएटली इसको बाय करना चाहिए, ताकि बोर्ड मीटिंग के बाद अगर डिविडेंड देता है तो मिल मतलब डिविडेंड जो कि चांसेस हाई हैं कि देगा, तो आपको उसका डिविडेंड भी अर्न कर सकें। शेयर प्राइस इसकी अगर देखें बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी नीचे फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, जिसकी फाइनेंशियल रिटर्न्स फाइनेंशियल्स बड़े हैं। जैसे अगर देखें 2021 में कोविड से पहले 1200 का था, तो जाहिर है बोनस वगैरह ना उसके नीचे गई प्राइस, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी प्री कोविड प्राइस पे नहीं पहुंचा, जो कि पहुंचना चाहिए। रिसेंटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी, न्यूज़ आई थी कि इसने वो किया, अपने ऑपरेशन क्लोज डाउन कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट से रिफंड नहीं मिल रहा सेल्स टैक्स का। जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हैं। मैं हाई लेवल पे ये जिक्र बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स उनको 12% काटने का बोला है, लेकिन ये अपने इनपुट टैक्स, जो मतलब जब बाय करते हुए पार्ट पे जो टैक्स देना वो 18 है, तो कस्टमर से 12 क्यों ले, 6% क्यों बॉन्ड करें, मतलब 6% ये क्यों खुद बेयर करें। तो इस पे मसला मसाइल थे, जिसकी वजह से कंपनी ने बोला गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही, हम ऑपरेशन क्लोज करते हैं। फिर 10-15 दिन बाद इन्होंने ऑपरेशन वापस खोल दी। मैं ख्याल लास्ट वीक सर्कुलर आया था कि हम ऑपरेशन वापस रिज्यूम कर रहे हैं। तो और कल इनकी बोर्ड मीटिंग है। मैं समझता हूँ वो जो सीन था ऑपरेशन क्लोज करने वाला, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जिस दौरान मेरा यही व्यू थे, 2-3 वीडियो बनाई थी मैंने एक हफ्ते में, 2 वीडियो बनाई थी उस हफ्ते में, जब इसने न्यूज़ आई थी कि इसको बाय करो, दैट्स अ वेरी एक्सीलेंट अप्रोच बाय। तो वो बाइंग थी। अभी भी मेरे व्यू ये स्टिल इज अ गुड प्राइस, इसकी इज एट अ गुड प्राइस। मैं समझता हूँ 630 का शेयर है, मिनिमम जा सकता है, इजीली जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट और आखिरी शेयर आज का है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, एमपीसीएल। अच्छा, मारी पेट्रोलियम के हवाले से बहुत वीडियोस बनी हुई है, सबको पता है करती है कंपनी एक्सट्रैक्शन और ड्रिलिंग करती है, ड्रिलिंग एंड फिर पेट्रोल निकालती है। जो कंपनी के अगर पिछले 3 साल के रिजल्ट देखें एक्सलेंट है, और पिछले 3 साल इन्होंने एक्सलेंट डिविडेंड दिया है। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, जो कि 800%, मतलब हर शेयर को 8 शेयर मिलेंगे, जिसकी वजह से अ, इसमें हमने अच्छा खासा हाइक देखा प्राइस में। जब इसने अनाउंस किया तो 2600 पे था, और 2600 से ये डायरेक्ट 3600, मतलब काफी लॉक के बाद 3600 के करीब पहुंच गया। अब सवाल ये इस प्राइस पे बाय करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ने ओवरसोल्ड कैटेगरी में, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं, ऊपर नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ ओवरसोल्ड कैटेगरी आप थोड़ा सा रुक के देख भाल के इसमें बाय करें। इस प्राइस पे भी ये अच्छा शेयर है, क्यों? क्योंकि जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको सोचे कि कितना बन जाएगा, तब 400 450 का बड़ा शेयर बन जाएगा। लेकिन आप देखें ना, हमारी पेट्रोलियम पाकिस्तान ऑयल फील्ड से बहुत बड़ा है,
तो ये 450 कैसे आ सकता है? तो अब जैसे ही गिरेगा फिर ऑटोमेटिक इमीडिएटली वापस ऊपर जाएगा। अब इसमें करना क्या चाहिए भाई? लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, आई सजेस्ट दिस प्राइस इज ऑल्सो गुड। इन केस लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करना, मैं समझता हूँ अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो आपको जैसे कि जिस दिन बोनस की बुक क्लोजर होगा ना, बुक क्लोजर के तकरीबन आई थिंक 2 या 3 महीने बाद डिविडेंड अलॉट होते हैं। जब डिविडेंड अलॉट हो जाए उस वक्त वो लोग डिविडेंड सेल करेंगे, और जब वो डिविडेंड सेल करेंगे तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तब आप बाय कर सकते हैं शेयर को, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। लॉन्ग टर्म के लिए भी वो पॉइंट अच्छा होगा, नो डाउट। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने अभी नहीं लिया ना लॉन्ग टर्म, अभी भी बहुत अच्छा पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए। ये प्राइस या 1-2 दिन में अगर टिप मारे तो ले लें। बुक क्लोजर से एक हफ्ते पहले लाजमी ले लें, बुक क्लोजर आई थिंक 16-17 को है, मतलब इस आने वाले हफ्ते में आप ले लें तो होल्ड फॉर 12 मंथ्स। और रोज इसकी प्राइस को अप एंड डाउन मॉनिटर ना करें, क्योंकि ये बेसिकली अप एंड डाउन की वजह से आप पैनिक में आके सेल करते हैं। मीन माई व्यू, आप अगले इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी ना, आप रख के 12 महीने रख के सो जाए, 12 महीने बाद देखें आपको क्या गेन मिलता है इन टर्म ऑफ डिविडेंड, इन टर्म ऑफ ग्रोथ। इजी एग्जांपल ये है कि MTL, मेरी एंग्रो फर्टिलाइजर, 250 का शेयर जब मैंने पिछले वीडियो बनाई थी, आज 300-350 पे गया था। इस दौरान 250 से भी नीचे भी आया होगा, 250 से ऊपर भी गया होगा। अगर हर रोज देखेंगे, अगर 250 से नीचे आएगा तो आप बेच देंगे। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ, आपने जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो स्टिक ऑन योर डिसीजन। और उसको ये सारे शेयर वो है जो बहुत सेफ है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको इन्वेस्ट करके रख दें और फिर देखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था शेयर के हवाले से। और एक चीज, हमेशा जब लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाय करें, बाय एंड सेल ना करें, बाय करके रख दें और लेट्स वेट फॉर द गेम। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई और शेयर आपको लगे लॉन्ग टर्म में तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में प्रेजेंट करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।